अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन, एक नई सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जनाब जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और कामयाबी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ भी रहे होंगे। हम में से अक्सर लोग हमेशा कामयाबी से खुश होते हैं और नाकामी से मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए नाकामी भी एक कीमती तोहफा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नाकामी तोहफा कैसे हो सकती है, क्योंकि लफ्ज़ नाकामी के साथ तो मायूसी है, उदासी है और नाउम्मीदी जुड़ी हुई होती है। जहां तमाम रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोचने का अंदाज है। नाकामी हमें अमल करने का दर्स देती है, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने, खुद को जानने और समझने का मौका देती है। नाकामी हमें एक नया अंदाज़े फ़िक्र देती है और वैसे भी नाकामी कभी ख़त्मी नहीं होती। ये हमें आगे बढ़ने और कामयाबी के लिए और ज़्यादा जुस्तजू और मेहनत का दर्स देती है। तो जनाब, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप नाकामी को तोहफ़ा मानकर आगे बढ़ते हैं या मायूस होते हैं। तो नाकामियों से सबक सीखें और ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाएं अपनी ज़िंदगी में। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं फिट रहने के हवाले से और सेहत के हवाले से। तो मौसम तेज़ी के साथ आपको पता है तब्दील हो रहा है और बरसात का मौसम है, कभी धूप निकल आती है तो कभी बारिश की आंख मचोली भी जारी रहती है। और इस बदलते मौसम में अक्सर लोगों की जानिब से फ्लू, जुकाम, खांसी और गला खराब की शिकायत की जा रही है और इन मौसमी बीमारियों का ज्यादातर शिकार छोटे बच्चे हो रहे हैं। बच्चों में वायरल इन्फेक्शन फैलने की वजूहात क्या होती हैं और बच्चों को इन बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। मौसम में बरसात में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज जिकाशुर रहमान है, माहिर अमराज़े बचकान है, मेयो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं हब्स और ये जो बारिशों का मौसम है, मौसम बरसात, इसमें बहुत से बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है या एक तहकीक के मुताबिक कोरोना भी बच्चों में आ रहा है, उसकी भी तशख़ीस हो रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है या कोरोना भी है? इसमें ना बेसिकली ज़्यादातर होते वायरल इन्फेक्शन ही हैं और जिस तरह हम मेयो हॉस्पिटल में और अपने सेटस में देखते हैं कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में जो टॉप पे बाहर है वो गैस्ट्रोएंटाइटिस है। इतना ज़्यादा गैस्ट्रो है, इतना गैस्ट्रो है कि इवन हमारा मेयो डिपार्टमेंट डायरिया सेक्शन भरा होता है इससे, और इस प्राइवेट सेटअप में भी डायरिया काफ़ी आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड है कभी गर्मी है, और जो किसी भी फूड में कोई भी फूड हम लेते हैं उसमें वायरसेस बैक्टीरिया बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं इस मौसम में, स्पेशली जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो इसलिए बच्चों में ये इन्फेक्शन गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा आजकल रिलेटिवली आ रहा है। और ज़्यादातर अमवात इस मौसम में भी ज़्यादा होती है क्योंकि गैस्ट्रो की वजह से डायरिया बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग डायरिया, कुछ अंदर जा नहीं रहा, नमकोल बच्चे पीते नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर उनको बाज़ों हॉस्पिटलाइज या ड्रिप की ज़रूरत पड़ जाती है। ये मतलब वायरल भी है, लेकिन क्या अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में बच्चों में कोरोना की तशख़ीस हुई है? कोई केसेस सामने आए? बिल्कुल कोरोना की तशख़ीस होती है क्योंकि हमारे पास पहले भी बच्चों में नमूनिया होता है, लेकिन इस सीज़न में नमूनिया रिलेटिवली कम है। अच्छा। लेकिन आजकल हमारे पास इस सीज़न में बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे आमतौर पर नमूनिया कहते हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है। और इसे हम, क्योंकि जब एक ये आपको पता है प्रिंसिपल है कि जब पैंडेमिक होता है, व्हेनेवर जस्ट पैंडेमिक, तो जब फ्लू बच्चों में हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो हम उसको पैंडेमिक की तरफ ही लेके जाते हैं। हम उसे कहते हैं कोविड नमूनिया ही है, until unless proven otherwise। मतलब इस तरह के केसेस आ रहे हैं, इस तरह के केसेस आते हैं हमारे, आ रहे हैं, स्टिल आ रहे हैं, अभी भी स्टिल आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चों को भी इन चीजों से और SOPs का एहतियात रखनी चाहिए, करवानी चाहिए। इस तरह होता है जिस तरह कोविड ना सिर्फ नमूनिया बल्कि बच्चों में डायरिया भी कॉज करवाता है, बल्कि इनिशियली बच्चों में प्रेजेंटेशन होती डायरिया के साथ ही, और फिर नमूनिया सेकंड स्टेज में भी प्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट स्टेज में भी हो सकता है, लेकिन कोविड की कई प्रेजेंटेशन बच्चों में आती है। अच्छा, ठीक है। और अगर आम ज़ुकाम की अगर बात की जाए, आम फ्लू की अगर बात की जाए, तो डॉक्टर अब ये कह रहे हैं कि फ्लू इतना मजबूत हो चुका है कि बच्चों को फ्लू शॉट्स यानी फ्लू के टीके भी लगवाने चाहिए बच्चों को। आप इससे मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल, जिसे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं या डिफरेंट और वैक्सीन, जिस तरह कोविड
हमारे पास चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है जो हम प्राइवेट सेटअप में यूज़ करते हैं। इस तरह से MMR है, रूबेला और मीजल्स मम्स ये हम लगाते हैं वैक्सीन। एक साथ बच्चों की प्रिवेंशन होती ज़रूर है, लेकिन वायरसेस इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा होता है कि जिससे हमें हमारे लिए प्रिवेंशन करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आजकल केसेस बच्चों में चिकन पॉक्स की भी बहुत आ रहे हैं। अच्छा। और चिकन पॉक्स के और दूसरा वायरल एंजेंथम, एक जिसमें वायरल के कई रेंजेस आते हैं जिसमें मीजल्स भी हम शामिल कर लेते हैं। तो यानी कि वायरल एंजेंथम, चिकन पॉक्स, मीजल्स खुद बजाते खुद ये बच्चों में आजकल काफ़ी आ रहे हैं। और क्योंकि बरसात का मौसम और स्किन इन्फेक्शन बच्चों में आजकल बहुत कॉमन है। अच्छा। यानी कि सिंपल ब्लिस्टर फॉर्म में हमारे पास आते हैं और इम्पिटाइगो ब्लिस्टर्स ये भी हमारे पास इस सीजन में बच्चों में रिपोर्ट होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि मीजल्स और चिकन पॉक्स के भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसके जो इलाज है वो मतलब बच्चे कितनी देर में रिकवर हो जाते हैं? यूजुअली ये 1 वीक और 10 डेज लग जाते हैं इसके रिकवरी में, लेकिन इट्स अगेन डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी, बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त कैसी है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर पाकिस्तान सेटअप में ज़्यादातर तबकात हमारे जैसा लोअर सेटअप है, जैसा अंदरून शहर इन इलाकों से आते हैं और वो बच्चों का ख्याल भी नहीं रखते। जिस तरह 1 साल के बच्चे का वजन 10 kg होना चाहिए, इनके यूजुअली बच्चों का वजन 7-8 kg होता है। अच्छा। इम्यूनिटी कम है, फेलियर टू थ्राइव है, जो इस सिचुएशन में हमारे पास इन बच्चों को मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। और फिर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जैसे चिकन पॉक्स के साथ गर्दत और बुखार हो जाना, एंसेफेलाइटिस, मीजल्स के साथ निमोनिया हो जाना, ये बच्चों में फिर ज़्यादा कॉमन हो जाता है। जैसे आपने कहा कि कुव्वत मुदाफ़त का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों में किस तरह फिर हम कुव्वत मुदाफ़त इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देखिए, कुव्वत मुदाफ़त का ना इनडायरेक्टली ताल्लुक बच्चों की अपनी डाइट से है। अच्छा। अगर बच्चों को माँ अपने बच्चों को दूध दे 2 साल, अगर बच्चों को 6 मंथ्स में वीनिंग स्टार्ट प्रॉपरली हो जाए, अगर वेट गेन पर हम नज़र रखें, जिस तरह बाहर के मुल्क में, जिस तरह यूके में क्या होता है कि प्रॉपर विजिट्स होते हैं हर चाइल्ड के, स्टार्ट में 1 मंथली होता है, फिर 3 मंथली हो जाता है। अगर हम विजिट्स प्रॉपर रखें ताकि हमें बच्चों का पता हो कि वेट और हाइट किस लिहाज से ग्रो कर रहा है, क्या वो ग्रोथ सेंटाइल्स पर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें तो ये चीज़ हम बच्चों में रोक सकते हैं, इम्यूनिटी की मसले को हम रोक सकते हैं और फिर आगे डिजीज़ फर्दर होना उसको हम स्पेशली ज़रूर रोक सकते हैं। और बच्चों के लिए कौन सी बुनियादी वैक्सीन है जो उन्हें हम पैदाइश के तौर पर मतलब पैदाइशी उस वक्त ही लगा दें कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे जैसे जैसे वो ग्रो करते जाएं? देखिए, जितनी वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट ने EPS स्केड्यूल में स्टार्ट की हुई है वो सारी की सारी डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अच्छा। बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है। लेकिन कुछ वैक्सीन है जिस पर मैं इस फोरम के थ्रू गवर्नमेंट को भी मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि जिस तरह चिकन पॉक्स वैक्सीन है, ये स्टिल अभी तक हमारे EPS स्केड्यूल में शामिल नहीं है। ठीक है। MMR शामिल नहीं है, मीजल्स शामिल है लेकिन MMR शामिल नहीं है। अच्छा। इसमें 3 बीमारियों से बचा जाता है, मीजल्स, मम्स और रूबेला, ये तीनों चीज़ें नहीं है। टाइफाइड गवर्नमेंट ने पिछले साल स्टार्ट किया और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि हमारे इधर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड आ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हेपेटाइटिस A बच्चों में आजकल हेपेटाइटिस भी आ रहे हैं, बड़ों ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी। और हेपेटाइटिस A की सबसे बड़ी वजह ये बरसाती पानी का पीने वाले पानी से मिल जाना। अच्छा। और हेपेटाइटिस A और E के अमराज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हेपेटाइटिस A की वैक्सीन भी अवेलेबल होती है, वो भी हमें गवर्नमेंट सेटअप पर इसको EPS स्केड्यूल में शामिल करनी चाहिए, शामिल कर लेना चाहिए। मुझे बताइए टाइफाइड के टीके लगाने की क्यों जरूरत पेश आई है हमें? क्योंकि टाइफाइड यहाँ पे इतना मैसिवली फैल रहा है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिसर्च है कराची में, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टाइफाइड बर्डन हमारे पाकिस्तान का। अच्छा। और ना सिर्फ टाइफाइड बर्डन है बल्कि अनफॉर्चुनेटली MDR जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड बोलते हैं, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आ रहा है। यानी कि हम टाइफाइड को कंट्रोल कर ही नहीं पाते। यानी कि हर मेडिसिन जो पहले हम यूज़ करते थे, फॉर एग्जांपल ऑमोक्सिल करते थे, कैरिसब यूज़ करते थे, वो हर चीज़ से रेजिस्टेंट। अब फिर हमें एजोमक्स देना पड़ा, अब इवन एजोमक्स से रेजिस्टेंस, अब फिर अल्टीमेटली हमें फिर उसके ऊपर मेरोनम इंजेक्शन पर जाना पड़ता है। और हमें बल्कि मेडिकल स्पेशलिटी वालों को इस बात में खदशा है कि इसके बाद क्या टीका यूज करेंगे, क्या इंजेक्शन यूज करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है, यानी कि इतना रेजिस्टेंट हो गया वो बैक्टीरिया कि अब उसको ट्रीट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसकी वजह क्या लगती है आप लोगों को मेडिकल के, अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या वालिदैन बेएहतियाती कर रहे हैं, वो लगवा नहीं रहे, इस वजह से लग रहा है आपको? देखें, टाइफाइड वैक्सीन तो लगवानी चाहिए, लेकिन इसकी भी जो प्रिवेंशन है वो ये नहीं कि 100% है, 60 to 80% कहते हैं कि प्रिवेंशन है, लेकिन बाकी 20 to 40% स्टिल रिस्क है। तो मसला बेसिकली शुरू कहाँ से हो, हमें उस कॉज को पकड़ना चाहिए, यानी कि हमें उस कहते हैं निप द इविल इन द बड, हमें स्टार्ट में देखना चाहिए। वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि हमने एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल। आप देखें जगह जगह क्वैकरी है, जगह जगह नीम हकीम बैठते हैं, हकीम बैठते हैं,
एक मेडिसिन एंटीबायोटिक लिखते हैं और 2-3 डेज बाद पेरेंट्स स्टॉप कर देते हैं और अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंट बन जाती है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जैसा यूके में आप ओवर द काउंटर देयर इज नो एनी अवेलेबल एंटीबायोटिक, यहाँ पर भी यही उसूल होना चाहिए कि कोई फार्मेसी में एंटीबायोटिक ना दे। एग्जैक्टली और दूसरा यहाँ पे इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक यूज भी हो रही है कि पूरी दुनिया में इस तरह यूज नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में यूज हो रही है, तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे सेहत। बिल्कुल, इसकी वजह से ना सिर्फ टाइफाइड बल्कि डिफरेंट और जरासीम भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं। अच्छा। और एंड वेरी डिफिकल्ट हो रही है, और हमें इसलिए आप देखें कि हमें हॉस्पिटल्स में इंजेक्टेबल्स पर बहुत जल्दी स्विच होना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू दी ऑरल। या था कि बाहर तो ऑरल ही रखते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन फिर हम इंजेक्टेबल्स में जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें इंजेक्टेबल्स में जाना पड़ता है। और एक आम मेडिसिन की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है। एक जिस मेरोनम की अगर जाऊँ उसकी कॉस्ट 2500 है पर इंजेक्शन। अच्छा। और बच्चों में उसको ट्वाइस और थ्राइस अ डे लगाते हैं हम। तो अब देख लें उसका कॉस्ट 50,000 तक पहुंच जाता है अगर हम टाइफाइड का ट्रीटमेंट। बिल्कुल। अगर हम रेजिस्टेंट ना हो तो वही ट्रीटमेंट 5-10,000 में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आपने जैसे बताया कि एंटीबायोटिक्स अगर लोग ले रहे होते हैं तो वो 2-3 दिन बाद उसको छोड़ देते हैं लेना, तो उसको कितनी देर तक हम लोगों को यूज करना चाहिए, मतलब उसका कोर्स जो है पूरा करना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मुफीद साबित हो। देखें, इसमें ना हमारी गाइडलाइंस है, जैसा यूके में नाइस गाइडलाइंस होती है, हम यहाँ पे पीडियाट्रिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस होती है जो हम यूके या यूएसओ को फॉलो करते हैं। इसमें ये कि हर डिजीज़ की अपनी एक ड्यूरेशन है। फॉर एग्जांपल टाइफाइड की ड्यूरेशन 10 to 14 डेज है। इससे हर डिजीज में हम अपना ड्यूरेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। किसी में 10 डेज है, अगर परटूसिस है 10 डेज हम यूज़ करते हैं। अच्छा। अगर टॉन्सिलाइटिस है तो 7 to 10 डेज यूज़ करते हैं। अगर सिंपल लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, बिल्कुल माइल्ड सा हल्की सी वीज आ रही है या गैस्ट्रोएंटाइटिस है, हम उस पर 5 डेज यूज़ कर लेते हैं। यानी कि हर डिजीज का अपना ही एक ड्यूरेशन है। ठीक है, मतलब डिजीज के हिसाब से वो डिजीज के हिसाब देखा से जाता है कि इनको कितनी देर हमने एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज करवा दी। डिजीज एंड उसकी फिर सेवेरिटी, डिजीज क्या नॉर्मली प्रेजेंट करी या एक सीवियर फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट किया। अच्छा। इसकी भी डिपेंड हमारे पास होता है। यानी कि अगर एक सिंपल एक मिसाल के तौर पे एक वायरस है जिसने सिर्फ ऊपर इन्फेक्शन कॉज किया, उसने टॉन्सिलाइटिस कर दी या फ्रिंजाइटिस कर दी, वायरल फ्रिंजाइटिस, उसमें हमारा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 4-5 डेज 5 डेज तक हम करते हैं। लेकिन अगर वही नमूनिया कॉज कर देता है तो हम उसको फिर ड्यूरेशन 10 डेज 14 डेज तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा। और अगर जो बच्चे नहीं लगवाते वैक्सीन, वो कोई भी वैक्सीन हो, वो किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं और किस तरह की बीमारियां और कंडीशन हो सकती है उनकी? जैसा देखें मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर बताता हूँ, जैसा चिकन पॉक्स है। जो बच्चे वैक्सीन लगवाते हैं अगरचे उनमें चिकन पॉक्स हो सकता है, लेकिन चिकन पॉक्स की सेवेरिटी आम बच्चों की निस्बत कम होती है। दूसरा जैसा MMR है, उन बच्चों में मम्स होता है लेकिन आम बच्चों की निस्बत सेवेरिटी कम होती है। टाइफाइड में भी हम कहते हैं कि टाइफाइड के बाद टाइफाइड हो सकता है लेकिन उसकी रिलेटिवली सेवेरिटी कम होती है। अच्छा। तो वैक्सीन ना सिर्फ बच्चे को प्रिवेंशन करती है बल्कि अगर डिजीज भी हो जाए, जिस तरह मीजल्स की वैक्सीन के बाद अगर मीजल्स हो जाए तो कहते हैं कि उसकी सेवेरिटी कम होती है। अच्छा। यानी कि अगर मीजल्स से शरह अमवात ज्यादा है लेकिन अगर वही हम वैक्सीन के बाद मीजल्स होगा तो उसकी शरह मोर्टेलिटी, इसे मोर्टेलिटी बोलते हैं, वो कम हो जाएगी, डाउनफॉल आ जाएगा उसका। मतलब जैसे कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन हम लगवा रहे हैं तो अगर कोरोना हो भी जाता है तो हमारी सिवियरिटी जो है, कंडीशन है, वो ज़्यादा वर्स नहीं होती। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन हो, किसी की भी बीमारी की वैक्सीन हो, वो लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि ये जो बरसात का मौसम आता है बहुत सी बीमारियां साथ लेकर आता है, बच्चों की वायरल इन्फेक्शन, बच्चों के कानों में भी दर्द शुरू हो जाती है। ये किस वजूहात की वजह से है? बच्चों में कानों की वजह अक्सर औकात ये फ्रिंजाइटिस होता है क्योंकि हमारा कान इनडायरेक्टली हमारा फ्रिंजल ट्रैक से कनेक्ट है। अच्छा। इसे हम ईस्ट वेस्ट ट्यूब बोलते हैं, एक नाली है। बट जब बच्चों में ये वायरल इन्फेक्शन जिस तरह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, फ्रिंजाइटिस होता है, तो वो इन्फेक्शन उस ट्रैक के थ्रू मिडल ईयर में चले जाता है। अच्छा। और फिर बच्चों में ओटाइटिस मीडिया जिसे हम मिडल ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर अक्सर औकात हमारे इधर बरसात में क्या होता है कि गंदा पानी, बच्चे नहाते हैं बाहर, अगर गंदे पानी में, तो बाहर हमारे आउटर ईयर में भी इन्फेक्शन चले जाता है। इसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। अच्छा। और ये भी आजकल ओटाइटिस एक्सटर्ना कॉमन हो रहा है क्योंकि गंदे पानी आराम से दाखिल हो जाते हैं और फिर उस जगह पे लोकल इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो ये दोनों डिजीज हमारे इस सीजन में कॉमन हो जाती है। ठीक है। और अगर माँ का दूध और अगर डब्बे का दूध अगर देखा जाए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे बच्चों को पैदाइश से लेके कब तक पिलाना चाहिए? देखिए, जो पिलाना चाहिए? जी, जो WHO गाइडलाइंस हैं उसमें जो हम इधर भी फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी एक तहरीक भी चलाई है इस पे।
तो जो गाइडलाइंस कहते हैं कि हमें 2 इयर्स तक मदर फीड कराना चाहिए। अच्छा, कब तक मदर फीड सिर्फ होना चाहिए, इसके बारे में जो WHO गाइडलाइंस है वो कहती है कि हमें पहले 6 मंथ्स ओनली एंड ओनली मदर फीड। इवन हमें कुछ वीन हम बोलते हैं कुछ ऐड ऑन करना बच्चों की डाइट में। फॉर एग्जांपल पूरी दलिया साबूदाना इस हम चीज़ ऐड करते हैं। ये जो ऐड ऑन थेरेपी है ये भी 6 मंथ्स में स्टार्ट होती है। अच्छा। इवन जो WHO के मुताबिक पहले 6 मंथ सिर्फ मदर फीड ही है। तो इसमें अगर यहाँ पे हम देखा जाए, चले अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे बच्चों में इम्यूनिटी कम है, वेट कम है, अगर हमें वीनिंग करानी भी है तो 5 मंथ्स में स्टार्ट करा दें, इससे नीचे जाना मुनासिब नहीं है। अगर मदर फीड करवा रहे हैं तो वो वाले बच्चे कितना बीमारियों से दूर रह सकते हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं? इसमें तो बाकायदा प्रूवन रिसर्चेज हैं कि जो मदर फीड कराते हैं उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस यानी कि पेट के इन्फेक्शंस, डायरिया, वॉमिटिंग, बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बच्चों में नमूनिया के चांसेस, ये सारे रिलेटिवली जो बॉटल फीड कराते हैं उससे कम होता है। यानी कि बच्चों में इन इन्फेक्शंस मदर फीड में रिलेटिवली कम है बजाय के जो बॉटल फीड होता है। ये तो बकायदा प्रूवन रिसर्चेज है। हाँ, 1-2 चीज़ों पे वो कहते हैं कि प्लस माइनस है भी नहीं या दोनों में इक्वल है। वो कहते हैं कि एलर्जी सिम्टम एज़मा, ये कहते हैं दोनों में बराबर होता है क्योंकि ये ज़्यादातर हाइजाइन हाइपोथेसिस होती है या इनहेरिटेंस होता है। लेकिन बाज़ इन्फेक्शंस जिस तरह रिलेटिवली जो मैं इन्फेक्शंस बोल रहा हूँ, इन्फेक्शंस मदर फीड से कम होते हैं। और इसकी तो बाकायदा वजह है कि बच्चों की माँ के दूध से इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसा IgA वगैरह वो बच्चों के फीड में जा रहे होते हैं। अच्छा। और बच्चों में कुदरती तौर पर वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। और फिर एक दूसरी बात, प्लेसेंटा के थ्रू भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जा रहे थे जब बच्चा अंदर होता है, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाते हैं और वो भी तकरीबन 3-4 मंथ्स तक अंदर रहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अच्छा। तो 3-4 मंथ्स तक दोनों बच्चों को प्रिवेंशन है जो मदर फीड पे बॉटल फीड पे। उसके बाद भी ज्यादा डिपेंडेंस सिर्फ मदर फीड पर है। यानी कि मदर फीड होगी तो इन्फेक्शंस कम होंगे, अदरवाइज देयर वाज इंक्रीज रिस्क इन द बॉटल फीड। मतलब मदर फीड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे बताइए बच्चे की किस उम्र तक अगर ग्रोथ ना हो रही हो या कद ना बढ़ा हो तो हमें डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पर ना हर चीज़ से ग्रोथ सेंटाइल्स होते हैं। हमें हर एज का हमें पता होता है कि इसने ग्रोथ कितनी करनी। फॉर एग्जांपल, पहले 9 माह में बच्चों का वेट 3 गुना हो जाना चाहिए। 1 साल में बच्चों का जो हाइट है वो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमें अगर इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर विजिट्स बच्चों के होने चाहिए ताकि उस लिहाज से हम देख सके बच्चे अपनी वेट और हाइट के मुताबिक चल रहे हैं नहीं चल रहे। ठीक है। अगर बच्चों में शॉर्ट स्टेचर बहुत कॉमन मसला है और हमारे पेरेंट्स अक्सर इस बारे में बड़े परेशान होते हैं कि बच्चों की हाइट छोटी रह रही है। बिल्कुल। देखिए, शॉर्ट स्टेचर भी उसी वक्त होता है जब बच्चों की डाइट अच्छी नहीं होती। जिस तरह एक आप इस चीज़ को आपको पता होगा कि जब आप डाइट देते हैं सबसे पहले वो बच्चों की वेट बढ़ाता है और वेट फर्स्ट ईयर में जो बच्चों की हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। अगर बच्चों का वेट अच्छा होगा तो हाइट अच्छी होगी उसके, यानी कि इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डिपेंडेंट, यानी कि फर्स्ट पहले साल में हाइट डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है। और यही वजह हमारे पहले साल में माएँ दूध नहीं पिलाती, वीनिंग अच्छी नहीं होती, तो पहले साल से ही बच्चों का हाइट वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह। और फिर इसकी कुछ और वजूहत भी न्यूट्रिशन के अलावा भी हैं जिसे हम इमोशनल स्ट्रेस बोलते हैं। जो बच्चे इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे पैसों की कमी, माँ बाप में लड़ाई, तो उसमें भी स्टेचर में इफेक्ट आता है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हम जिसे हम डेमोग्राफिक फैक्टर्स बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं, उसके साथ ठीक है, जिनको मद्देनजर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दौर में। डॉक्टर ज़िकाशुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं और बच्चों की सेहत के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे और बहुत अच्छी चीज़ें डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है। मेरे ख्याल से आप लोग भी इस हवाले से जो है इसको ज़रूर अमल दरामद करें। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद।